गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम लोग अपने व्याकरण की पुस्तक से पाठ 6 पद परिचय के बारे में जानेंगे। तो बच्चों पहले आइए देखते हैं कि पद परिचय किसे कहते हैं, पद क्या होता है। ओके बच्चों, एक एक शब्द जो है, जो शब्दों को जोड़कर, जैसे कि अभी आपको यहाँ पर आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है सरोवर, सरोवर, कमल, फूल, खिला। ठीक है, ये सारे शब्द हैं। ये क्या है? ये सभी शब्द हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ये सभी क्या है? शब्द हैं। अब इन्हीं शब्दों को अगर हम सही चिन्हों पद के क्रम के साथ लिखेंगे तो आपका ये पद परिचय बन जाएगा। ठीक है, जैसे आपको क्या करेंगे, सरोवर में यहाँ पर लिखेंगे सरोवर में कमल का फूल खिला है। बच्चों, वाक्य में प्रयुक्त शब्द जब व्याकरण के अनुसार, है ना, उसके अनुशासन से बंध जाते हैं तब उन्हें हम पद कहते हैं। अब आपको मालूम हो गया होगा कि कहाँ पर क्रिया लगानी है, कहाँ पर संज्ञा इस्तेमाल करना है, कहाँ पर विशेषण। अगर हम इनको सही क्रम में लिखते हैं इसी को पद परिचय कहते हैं। अगर हमें जानकारी ही नहीं है कि क्रिया अंत में लगती है, क्रिया पहले लगती है, विशेषण कहाँ लगता है, संज्ञा के साथ लगता है या क्रिया के साथ लगता है, तो वो हमारा वाक्य निरर्थक हो जाएगा। वो वाक्य नहीं रहेगा क्योंकि उसका अर्थ हमें क्लियर नहीं होगा। यानी अर्थपूर्ण एवं सही व्याकरण के अनुशासन द्वारा बनाए हुए वाक्य को ही हम पद परिचय कहते हैं। आपने देखा यहाँ पर नेहा मैं आम देना, नेहा मैं आम देना, ये कोई वाक्य नहीं है, जबकि शब्द सारे हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर कोई व्याकरण के अनुशासन का प्रयोग नहीं किया गया है। कहीं भी कोई भी शब्द उठा के लिख दिया गया है, यह अर्थहीन है। अगर मैं यही लिखती नेहा ने मैं की जगह मुझे आम दिए, तो देखो यहाँ पर हमने मैं की जगह पर मैंने मुझे लगाया और नेहा ने यहाँ पर व्याकरण चिन्ह लगाया, ने कारक चिन्ह, कर्ता ने, है ना, आम दिया। तो ये आपका एक अर्थपूर्ण वाक्य बन के तैयार हो गया। तो यह जो है पद परिचय बन गया। ओके, इसी तरह से आप इस शब्द को, इन्हीं शब्दों को नेहा मैं आम देना को और भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे नेहा मुझे आम देगी, नेहा मुझे आम देना की जगह देगी हो जाएगा। फिर आएगा नेहा को मैंने आम दिए, नेहा को आ जाएगा, मैं की जगह मैंने आम दिए। फिर हो जाएगा नेहा मुझे आम देना, जैसे हम किसी को आवाज लगा करके उससे कोई चीज मांगते हैं, तो नेहा मुझे आम देना। आपसे मैं कह सकती हूँ ना कि नैतिक अपनी किताब खोलना, है ना, इस तरह से ये उदाहरण। तो यहाँ पर बच्चों अब प्रत्येक वाक्य जो है वो सब में हमें अर्थ क्लियर हो रहा है। यहाँ पर उसने मुझे ये काम किया, वो मुझे ये करेगी, मैंने उसको ये किया, वो उसको मैंने एक मांगा है वो करेगी, नेहा मुझे आम देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये क्लियर हो गया आपको। अगले में बच्चों वाक्य में प्रयुक्त शब्द व्याकरण के अनुसार अनुशासन में बन जाते हैं, इन्हें ही हम पद कहते हैं। आम शब्द का जो रूप ना बदलने पर भी वह देना क्रिया का कर्म है, उसे कर्ता या क्रिया नहीं माना जा सकता, इसलिए वह भी नियमों में बंधा ही रहता है। वह शब्द भी नियमों में बंधा ही रहता है। और पद के दो विभाग होते हैं, एक तो विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी क्या होता है? जिसके अंदर विकार परिवर्तन होता है। अविकारी जिसके अंदर कोई विकार परिवर्तित नहीं होता। अभी आपने पीछे पढ़ा है चैप्टर में, तो उसके अनुसार तो विकारी किन किन शब्दों के अनुसार हमारे वाक्य में परिवर्तन आता है? लिंग, वचन, कारक, काल, है ना, ये हमारे विकार उत्पन्न करने वाले
इनके द्वारा हमारे वाक्य में विकार उत्पन्न किया जाता है, चेंज किया जाता है, तो उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आती है, इन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अविकारी। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो सदा एक से बने रहते हैं, उन्हें हम अविकारी कहते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, इनका प्रयोग करके हम वाक्य का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब आइए संज्ञा के बारे में। संज्ञा तो आप सबको अच्छे से पता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। कौन बताएगा मुझे? रेज योर हैंड। संज्ञा किसे कहते हैं? ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। रेज योर हैंड। संज्ञा किसे कहते हैं? 8th क्लास। मैं नाम बोलूं? यस बोरोनिका बोलो। मैम किसी वस्तु स्थान व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले आप बोलो बोरोनिका, किसी व्यक्ति, बोलो मेरे साथ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी आप इसको इस तरह से बोलेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके। और संज्ञा के कितने भेद बताए थे मैंने? 3। कौन कौन से? माधव बताना। माधव, संज्ञा के कितने भेद बताए थे? हर्षित बोलो, हर्षित सिंह। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। यस, संज्ञा के 3 भेद बताए थे। 3 में से पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। अब मुझे एक बच्चा बताएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? आकृति बोलो। आकृति, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यस मैम। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति वस्तु विशेष का बोध करता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सौम्या, मिलिंद, संजय, अर्णव, ऐसे अब आप देखो, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु विशेष का बोध कराते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये जो नाम है, कुछ खास नाम होते हैं ना, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी और सचिन तेंदुलकर, और भी ऐसे नाम हैं जो खास होते हैं, विशेष होते हैं। तो ऐसे विशेष व्यक्ति जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह इमारत है, जैसे हमारे दिल्ली में, आगरा में और बॉम्बे में और बहुत सी जगह पर ऐसे कुछ खास जगह होती है जिसको आप लोग घूमने जाते हो, जैसे संसद भवन, कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, ताजमहल, है ना। ऐसे जो शब्द हैं वो इमारतों के नाम, ये हमारे स्थान का आ जाता है। उसके बाद वस्तु, जो इमारत के नाम विशेष हो जाते हैं। उसके बाद हमारा जो बच्चों स्थान के रूप में आता है विशेष। कौन कौन से स्थान विशेष होते हैं हमारे, है ना? दिल्ली, मुंबई, आगरा, रामेश्वरम, लंदन, ये सारे विशेष स्थान हैं। इसी तरह से संज्ञा के अंतर्गत ये बहुत सारी चीजें आती है, पर्वत के नाम, नदियों के नाम, देशों के नाम, दिशाओं के नाम, समाचार पत्रों के नाम, महीनों के नाम और रेलगाड़ियों के भी नाम। ये जो विशेष होते हैं, जैसे रेलगाड़ी भी बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं, लेकिन उसमें से खास कुछ होते हैं जिनका नाम होता है राजधानी, शताब्दी, गोमती, ऐसे कुछ नाम होते हैं जो कि खास होते हैं ना। आजकल अभी वंदे भारत, ऐसे कुछ खास जो ट्रेनें हैं उनको हम संज्ञा के स्थान पर लेते हैं। तो अब ये क्लियर हो गया आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा? यस या नो? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्लियर? इस क्लास आपकी आवाज नहीं आई मुझे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्लियर? यस मैम। वेरी गुड। अब नेक्स्ट आता है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा बच्चों, जो शब्द किसी जाति विशेष का या समूह का बोध कराता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। प्रत्येक व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी ना किसी जाति या समूह के वर्ग से अवश्य बंधा होता है। जैसे देखो यहाँ पर आपके जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन से आते हैं? ये सारे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसमें से जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति,
अगर हमने इतने सारे नाम बोले उसमें से अगर हमने बोला ये व्यक्ति, तो व्यक्ति जातिवाचक है। इतने सारे जो इंडिया गेट, चार मीनार, कुतुब मीनार, ये सब हमने नाम बोले, ये व्यक्तिवाचक है। लेकिन इमारत बोल दिया तो वो क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। ऐसे ही जो इतने सारे नाम है वो आपका व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन अब वो बोल दे इस स्थान पर, तो स्थान आपका जातिवाचक संज्ञा। इसी पर्वत, नदी, देश, समाचार, महीना, रेलगाड़ी, ये जो व्यक्तिवाचक है वही जातिवाचक होगा। लेकिन वो कोई ऐसे बोलने से, उसका नाम बोलने से ये हमारा जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। इस तरह से कुछ जातिवाचक संज्ञा पशु पक्षी भी आते हैं, निर्मित वस्तुएं भी आती हैं, प्राकृतिक वस्तुएं भी आती हैं, ये सब हमारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड आ गया भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, गीत बताना, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा व्यक्ति या वस्तु के भावों के बारे में बताती है, जैसे स्वभाव, उसकी दशा और गुण, धर्म आदि। वेरी गुड। जैसे अब हमारी बुढ़ापा, उदासी, लड़कपन, नम्रता, मिठास, खटास, समझ, चाव, ममता, भारीपन, कड़वाहट, है ना, जो इन चीजों को बताता है, हमारे भावों को स्पष्ट करता है, जिन्हें हम अनुभव करते हैं पर देख या छू नहीं सकते। जिन बातों को ना हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों देखो, भाववाचक संज्ञा इन सभी रूपों से हम बदल सकते हैं। आपके बहुत सारे उदाहरण आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। संज्ञा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाना, फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा सर्वनाम शब्द से आपको भाववाचक संज्ञा बनाना, फिर विशेषण शब्द से आपको भाववाचक संज्ञा बनाना, है ना, फिर आपका नेक्स्ट आ जाएगा क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। ओके, ये सारे आपको, इन सब शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा, फिर अव्यय से भाववाचक संज्ञा भी बनाया जाता है। तो ये इस तरह से इन सारी पुस्तक में जो आपके उदाहरण है ये ऑलरेडी आपको बना के दिखाए गए हैं, आपको बस सेल्फ रीडिंग करनी है इसकी। क्लियर ऑल ऑफ यू? अब आइए अभ्यास कार्य पर आ जाए। यस नैतिक? यस मैम। हाँ, तो पहला प्रश्न है आपका। हाँ बोलिए, पहला प्रश्न क्या है? स्टार्ट करना था। बोलिए। हर्षित बोलो, हर्षित क्या बोल रहे हो? मैम आपने ये करवा दिया था मैम, लिंक से स्टार्ट करना था। यस मैम, लिंग से। अच्छा ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। दिए गए संज्ञा पदों के आगे उनका भेद और नाम लिखना है, तो आप लोगों ने लिख लिया। दिए गए शब्दों में से तो जल्दी से बता दिए, रामचरितमानस और महाभारत क्या है, जल्दी से बताइए। मैम और महाभारत व्यक्तिवाचक, यस, दोनों व्यक्तिवाचक। विद्यालय और दल दोनों क्या है, जातिवाचक। अहिंसा और मिठास क्या है, भाववाचक। भाववाचक। दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखना है। यहाँ पढ़ना से पढ़ाई, अपना से अपनापन, पढ़ाई। हरा से हरियाली, निकट से निकटता, मनुष्य से मनुष्यता, निर्धन से निर्धनता, लिखना से लिखावट और दूर से दूरी। तो ये आपने इसको, हाँ ये आपने कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है लिंग। तो लिंग, जैसा कि आपको पता है कि लिंग स्त्री या पुरुष जाति के होने की पहचान कराते हैं। हिंदी में प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो वो स्त्रीलिंग होता है या फिर पुल्लिंग होता है। सजीव प्राणियों जैसे पशु, पक्षी, मनुष्य, ये प्रकृति द्वारा निर्धारित ही है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में लिंग निर्धारण कुछ जटिल हो जाता है। जो निर्जीव होते हैं उनके लिए हमें स्त्रीलिंग बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस यहाँ पर भी आप लिंग को देख सकते हैं, तत्सम शब्दों से लिंग को किस तरह से बदला जाता है, और जिसके अंत में और वाली संज्ञा होती है, जो हलंत के साथ हम बोलते हैं, जैसे देश, मूल्य, ग्राम, घृत, चर्म, ये जो होते हैं, दिवस, नृत्य, ये अपवाद है। विजय हेतु पुस्तक, ये जो है बच्चों, इस तरह के लिंग को हमें बोलना थोड़ा मुश्किल होता है ना। देश का देशी तो नहीं बोल सकते ना, तो ये हमारे पुल्लिंग ही होते हैं। य अंत में आने वाली संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग होती हैं, ये भी अपवाद है ना। इंद्रिय, विनय, सामर्थ्य, आय आदि ये जो शब्द हैं, तो व्यय और हृदय भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये भी हमारे स्त्रीलिंग होते हैं हमेशा, ये भी एक अपवाद है। फिर आ अंत में जो आने वाली संज्ञा होती है वो स्त्रीलिंग ही होती है 100%, है ना। जैसे कि लता, विद्या, वार्ता, ये सब हमारी स्त्रीलिंग के ही अंतर्गत आते हैं। और देवता और तारा ये अपवाद है कि देवता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। देवता को लोग देवी देवता बोलते हैं ना, तारा, है ना, तारा आपका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, ये
ये अपवाद है अभी। त्र अंत में आने वाले तत्सम पुल्लिंग नेत्र, शास्त्र, वस्त्र, चरित्र, पात्र आदि ये पुल्लिंग होते हैं। और बड़ी ई या छोटी ई अंत में आने वाले वो स्त्रीलिंग ही हमेशा होते हैं, जैसे बुद्धिमती, बुद्धिवान, देवी, है ना, इस तरह से ये हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। अब तत्सम शब्दों के लिंग, यहाँ पर तद्भव आपने देखो, तत्सम देखा, अब आपको तद्भव, यदि शब्दों के तत्सम रूप पता हो तो उपयुक्त नियमों के अनुसार ही लिंग बदलता है। जैसे कि देखो और तथा आ अंत वाले तद्भव पुल्लिंग होते हैं, जैसे सांप, अ, काम, म, नेवला, नेवला आ है, लेकिन ये सब हमारे पुल्लिंग ही हैं। इसी तरह से छोटी बड़ी ई अंत में आने वाले तद्भव हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, और सॉरी तद्भव पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे हाथी, घी, दही, पानी आदि, ये भी हमारे पुल्लिंग ही होते हैं। ये हमेशा नित्य पुल्लिंग के रूप में होते हैं। और अगला है नित्य पुल्लिंग, ये सारे जो देख रहे होगे आप पढ़ोगे, आ, अव, पन, न, देश, पर्वत, मास के नाम, ये सारे हमारे बच्चे हमेशा नित्य पुल्लिंग के रूप में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह कुछ शब्द ऐसे हैं जो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम, है ना, मसाले, ये सब हमारे जो है, या प्रत्यय, ये सब ता, आई, आवट वाले प्रत्यय, ये सब जो है हमारे क्या होते हैं बच्चों, नित्य स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आते हैं। जो इसके उदाहरण आप देख सकते हैं इतने सारे हैं, पिता, माता, विद्वान, विदुषी, सम्राट, सम्राज्ञी, राजा, रानी, बैल, गाय, पुरुष, स्त्री, ये बहुत सारे ऐसे हैं जिनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों यहाँ पर बताया गया, स्पष्ट किया गया है। अब यहाँ है दो पर्याय के भिन्न लिंग। दो पर्याय मतलब एक तो प्रेम और उसका स्त्रीलिंग होगा प्रीति, प्रेम और प्रीति, प्रेम का प्रेमी नहीं हो रहा है ना। इसी तरह ग्रंथ पुल्लिंग है और आपका पुस्तक, ग्रंथी नहीं, पुस्तक आपका स्त्रीलिंग है। तो दोनों का मीनिंग अलग अलग होते हुए भी ये सेम पर्याय वाले शब्द हो जाते हैं। दुख का पीड़ा, पाषाण शिला, जगत जगती, पक्ष छाती, काठ काठी नहीं है लकड़ी, अनिल हवा, अनल आग, वचन वाणी, भाग्य नियति, गमन गति, डंडा लाठी, चलन चाल, पवन हवा, ये हमारे पुल्लिंग अलग है और उसको हम कोई मात्रा लगा करके उसका स्त्रीलिंग नहीं बना रहे, बल्कि इसका अलग ही एक शब्द है स्त्रीलिंग का, ठीक है। ये भिन्न पर्याय वाले शब्द होते हैं। इसी तरह से लिंग परिवर्तन के नियम देख लो, अ, आ, बड़ी ई जो करना है, अ, आ, ई, देखो पुत्र, पुत्री, हिरण, हिरनी, है ना, अ, आ को ई करना है ना। अगर अ है पुत्र, अ, पुत्री, बड़ी ई, हिरण, अ, हिरनी, दास, गधा, आ है तो गधी, है ना, सबको बड़ी ई करना है, ये हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इया लगाना है, चूहा से चूहिया, बेटा से बेटिया, डिब्बा से डिबिया, बूढ़ा से बुढ़िया, ये सारे इस तरह से हमारे शब्द हैं जो इया लगा करके लिंग परिवर्तन होता है। उसके बाद जाति तथा उपनाम शब्दों में आनी जोड़कर, है ना, छत्राणी, नौकरानी, रुद्राणी, सेठानी, देवरानी, इंद्राणी, पठानी, आनी लगा देंगे तो वो हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग। इसी तरह से इन लगा देंगे, अगर इन, सापिन, पापिन, नागिन, हलवाइन, जिसके अंदर इन लगा देते हैं वो भी स्त्रीलिंग बन जाएगा। पंडिताइन, पंडिताइन, यस वेरी गुड। और एक है लास्ट में खाली नी जोड़ करके भी हम स्त्रीलिंग बना लेते हैं, जैसे कि शेर, शेरनी, राजपूत, राजपूतानी, राजपूतनी, मोर, मोरनी, जाट, जाटनी, वृक्ष, वृक्षनी, भील, भीलनी, सिंह, चोर, सिंहनी, चोरनी, हाँ चोर, चोरनी, वेरी गुड। तो ये हमारे नी जोड़ करके भी लिंग परिवर्तन हो जाता है। और अंत में आ जोड़ करके भी लिंग परिवर्तन होता है, जैसे कि बाल है लड़का, बाल मतलब लड़का, बाला मतलब लड़की, तनुज मतलब लड़का, तनुजा मतलब लड़की, सूत, सुता, चंचल, चंचला, श्याम, श्यामा, श्यामा, पूज्य, पूज्य किसी आदमी को हम पूज्य बड़े को करते हैं पूज्य, और पूज्या बोलते तो किसी स्त्री को बोलते हैं, प्रिय, प्रिया, तनय, तना, तनय, तनया, ठीक है। ये हमारे इस तरह से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अब आगे है आपका तत्सम में मान और वान जोड़कर, मान और वान को वान और वती, है ना, आयुष्मान, आयुष्मती, शक्तिमान, शक्तिमती, इस तरह से ये हमारे स्त्रीलिंग हो जाएंगे। फिर इका जोड़ देते हैं, नायिका, संयोजिका, है ना, यशस्विनी, हथिनी, स्वामिनी, है ना, इस तरह से ये हमारे लिंग परिवर्तन होते हैं इन शब्दों के इस्तेमाल से। फिर उसके बाद आ जाता है नित्य पुल्लिंग शब्दों में मादा शब्द जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाना, नर और मादा। मादा जोड़ेंगे तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, नर जोड़ेंगे तो वो पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे कि भालू है वो पुल्लिंग है,
भालू क्या है? पुल्लिंग है। उसमें हमने नर जोड़ दिया तो वो पुल्लिंग भालू है, और अगर मादा भालू करना है तो मादा भालू कर दिया तो वो स्त्रीलिंग है। क्लियर? इसी तरह से यहाँ पर भी नर गिलहरी, नर लोमड़ी, ये हमारे पुल्लिंग है और वो हमारा स्त्रीलिंग है। अब आइए हिमालय। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए शब्दों के आगे उनके लिंग भेद का नाम लिखना। हिमालय हमारा कौन सा लिंग है? बताओ। मैम नित्य पुल्लिंग। हाँ, नित्य पुल्लिंग, वेरी गुड। जापान? मैम वो भी नित्य पुल्लिंग। यस, जापान, जापान। जल्दी बोलो, जापान क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा ना, एक विशेष स्थान है जापान। व्यक्तिवाचक अभी पीछे ऊपर बताया ना, व्यक्तिवाचक कौन कौन सा, कोई विशेष स्थान को भी व्यक्तिवाचक कहते हैं। जापान एक विशेष स्थान, अभी लंदन को बोला, आगरा को बोला, दिल्ली को बोला, मुंबई को बोला, ये विशेष स्थान था। तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो जापान क्या है? बोलो, जापान क्या है? पुल्लिंग। क्या है? लिंग भेद बताना है ये। नित्य पुल्लिंग। हाँ, नित्य पुल्लिंग, यस यस राइट, नित्य पुल्लिंग। और इसी तरह अंग्रेजी और सुपारी? मैम नित्य स्त्रीलिंग। नित्य स्त्रीलिंग, वेरी गुड। तो आपका आज एक ही प्रश्न हो पाया, वो भी आधा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में मैम अंग्रेजी के नित्य पुल्लिंग। यस, नित्य पुल्लिंग। नेक्स्ट क्लास में हम मैम करेंगे। नित्य स्त्रीलिंग। नित्य स्त्रीलिंग हाँ बेटा, अंग्रेजी और नेक्स्ट शब्द क्या था? और सुपारी। सुपारी।